हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उस तरह से हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा कि रासायनिक परिवर्तन को खाली स्थान कहते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो हमें टिक लगानी है रासायनिक अभिक्रिया पे। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में हम क्या मिलाते हैं? पानी। ठीक है, पानी प्लस चीनी। क्लियर है? शरबत में हम क्या मिलाते हैं? पानी और चीनी। ठीक है, जब पानी और चीनी को हम आपस में मिलाते हैं तो दोनों से हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, वो होता है शरबत। तो ये पानी और चीनी जो है ये हमारा अभिकारक हो गया, और इससे जो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ वो हमारा उत्पाद हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। क्लियर है? अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया कि वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि यदि हम चीनी और पानी को आपस में मिलाते हैं तो वे दोनों अभिकारक हो गए, और वे दोनों से जो एक नया पदार्थ में जो शरबत प्राप्त होती है वो हमारा उत्पाद हो गया। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बोल रहा है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे आप देखते हैं आते हैं, यदि यहाँ से हम C+O2 को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से एक तीर का निशान लगाते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है क्या? CO2। ठीक है, तो C+O2 ये हमारा अभिकारक हो गया और CO2 क्या हो गया? उत्पाद हो गया। क्लियर है? चलिए अगला, तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, जो तीर की जो दिशा होती है वह उत्पाद की ओर होती है। किसकी ओर होती है? उत्पाद की ओर होती है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। LHS का मतलब आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए यहाँ से आप समझ गए। आप इसको अच्छे से समझते जाए, आपको जहाँ पे समझना आए आप कमेंट करें, हम आपको फिर से समझाने की प्रयास करेंगे। क्लियर है? यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप फिर से कमेंट करें, हम आपको समझाएंगे।
अगला पढ़ेंगे, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक, एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। जो एक रासायनिक जो समीकरण होती है वह रासायनिक अभिक्रिया का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये सारी नॉलेज आपके पास होना आवश्यक है। चलिए अगला टॉपिक हम देखेंगे, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होते हैं। जैसे यहाँ से हम लिखते हैं सी, यदि इधर हमारा C2 है तो इधर भी हमारा क्या होना चाहिए, C2 होना चाहिए। क्लियर है? यदि C का जो परमाणु संख्या है दोनों तरफ संतुलन होना चाहिए, तभी वह समीकरण क्या होती है, सही मानी जाती है, अन्यथा वह समीकरण आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला पढ़ेंगे हम लोग, बोल रहा है असंतुलित, ठीक है, क्या बोल रहा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जिस तरह से यदि हम खुद से लिख देते हैं, जैसे यहाँ से हम लिख देते हैं H+3H2। क्लियर? तो यहाँ सब देख सकते हैं H2 यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे H2 कितनी है, 5 है। तो ये जो है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। आपको याद रखनी है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है, जिसमें द्रव्यमान की न तो क्षति होती है और न ही द्रव्यमान क्या होती है, बनती है। तो अब तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यदि संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। जब तक यदि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तो वहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही उसका क्या होती है, नहीं उसका विनाश होती है। क्लियर? तो वहां पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या करती है, फॉलो करती है। क्लियर? चलिए आ जाइए आगे, हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान होता है वह अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। क्लियर? यदि आपसे एग्जाम में या कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं, टाइप्स हैं। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे, संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। क्लियर है? देखिए संक्षारण और विकृत गंधिता जो होते हैं वह उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक,
एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बोल रहा है कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे C2। ठीक है, चलिए यहाँ से हम मिलाते हैं, जैसे C+O2 को मिलाते हैं तो हमारा एक नया पदार्थ बनता है CO2। ठीक है, तो यह जो है यह संयोजन अभिक्रिया का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब इसको एग्जाम में लिख भी सकते हैं, C+O2। क्लियर? चलिए क्लियर। आ जाइए स्टूडेंट, अगला टॉपिक देखेंगे कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो जिस अभिक्रिया में उस ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? क्लियर। चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए। अवक्षेपण अभिक्रियाओं अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वह अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो भिन्न अणुओं या अणुओं के समूहों में बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है? उनमें अणु के समूह जो होते हैं उनके समूह के आयन के बीच आदान प्रदान होता है। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ठीक है, अब अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनमें ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का योग भी होता है और ह्रास भी होता है। योग का मतलब आपस में जुड़ना और ह्रास का मतलब उसमें से कम होना, घटना। क्लियर? चलिए क्लियर। चलिए अगला टॉपिक देखिए। ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अपचयन क्या है? तो ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अगला टॉपिक। जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब कोई तत्व होती है किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को यदि विस्थापित करता है तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ से शॉर्टली क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, जैसे आयरन, जिंक और कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि आयरन, जिंक और कॉपर सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, आयरन, जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट से अत्यधिक अभिक्रियाशील है। क्लियर है? चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है? आयनों का आदान प्रदान होता है। क्लियर? चलिए हमारे भोजन में ऑक्सीजन के वृद्धि से भोजन का उपचयन तेजी से होता है जिससे वह विकृत गंधित हो जाता है। और विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? पदार्थों का गंध और स्वाद बदल जाना। जैसे आप जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, जो घर में खाने योग्य पदार्थ होते हैं, वो को ज़्यादा दिन 2 दिन 3 दिन रह जाने पे उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है। तो पदार्थों का जो स्वाद होती है उसकी गंध बदल जाना, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ से आप समझ गए कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास 10 के ऑल टू ऑल तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।